बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मेरी समझ में नहीं आता कि ये तकीर और तस्वीर क्या बला हैं। तहैयर अमेज लहजे में बोला। एक तरफ इन दोनों में से कोई A2 बनकर हीरोइन की तिजारत चला रहा है, दूसरी तरफ लाहौर में इनके ऐसे ठाठ हैं। वो मकान वाकई महल से कम नहीं मालूम होता। मुजरमों के ऐसे शानदार ठिकाने तो बस अंग्रेजी फिल्मों में ही नजर आते हैं। ये बात साफ हो चुकी है कि तकीर ही A2 है। इसने कराची में खुलकर अपनी इस हैसियत में अहकाम जारी किए। ये दूसरी बात है कि तस्वीर इससे वाकिफ न रहा हो। अभी तुमने देखा ही क्या है, महल तो मामूली सी बात है। इनका हर फेल अंग्रेजी फिल्मों का जीता जागता शाहकार नजर आता है। कई बार तो मुझे जेम्स बॉन्ड की फिल्में याद आ गईं। पैगाम रसानी ताकतवर ट्रांसमीटरों से हुई है। खुदकार हिफाजती निजाम का तजर्बा तुम्हें पहली बार कासम के मकान में घुसने पर हो गया था। मैंने फुरेरी सी लेते हुए कहा, और अभी का तजर्बा तुम्हारे सामने है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे कुर्बो जवार में कोई हसास माइक्रोफोन फेंका गया था। अभी तक ये सारे तरीके हमारे यहाँ राइज नहीं हुए हैं। हैरत बस इस बात की है कि वो लोग यूं खुलकर शाहाना ठाठ से कैसे रह रहे हैं। सरकारी अहलकार कहाँ सोए हुए हैं? कोई इनकी आमदनी के जराये की पड़ताल क्यों नहीं करता? कहीं तुम्हारे दोनों सुतीले भाई माफिया के मुकामी सरबराह तो नहीं है? इसने सवाल किया और मैं चौंक कर तारों की छांव में इसे घूरने लगा। वो सादगी से हंस पड़ा। क्या कह दिया मैंने? तुम क्या जानो कि माफिया क्या बला है? मैंने संजीदगी के साथ कहा। मैं जाहिल जरूर हूँ डैनी साहब, मगर इतना नहीं जितना तुम समझते हो। तुमसे टकराने से पहले मैं हर दूसरे दिन फिल्में देखता था। अंग्रेजी फिल्मों से मैंने बड़े गुर सीखे हैं। मैं अंग्रेजी नहीं जानता, लेकिन एक्शन और म्यूजिक से पूरी स्टोरी समझ लेता हूँ। माफिया पर मैंने बहुत फिल्में देखी हैं। वो लोग सहारा दे दें तो 2 टके के मुजरम सनतकार, सियासतदान और कारोबारी बन जाते हैं। मालूम होता है कि तुम्हारे भाइयों के सरों पर भी माफिया का साया पड़ गया है, जब भी वो बादशाही कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम ठीक ही कह रहे हो, मैंने तफक्कर अमेज लहजे में कहा। मैं उनकी सलाहियतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अपनी मेहनत से वो ऐसी काबिल रिश्क माली कामयाबियां हासिल नहीं कर सकते थे। A2 मेरे जहन में वो लकब किसी बिच्छू के डंक की तरह चुभने लगा। महमूद आबाद के एक गैर आबाद मकान में एक फर्मा बरदार हरकारे से गुफ्तगू के बाद पहली बार मैंने फोन पर राजा सिकंदर अली की आवाज सुनी थी और तंजीम के लिए काम करने पर आमादा हो गया था। तारक, नादर और जहांगीर ने भी इस दिन मेरे साथ ही तंजीम में शमूलियत इख्तियार की थी। इन दिनों हर तरफ चर्च का डंका बज रहा था। आलमी शोहरत के मुसव्वर, गुलूकार, अदाकार, फनून लतीफा से ताल्लुक रखने वाले बेशुमार पेशावर और जवान बागी नस्ल के नुमाइंदे चर्च के नशे में डूबकर अपने फन या अपनी जात का अरफान हासिल करने के दावेदार थे, और इस लहर में हम चारों भी चर्च फरोशी पर मामूर कर दिए गए। इन दिनों तंजीम मुख्तसर सी थी और शायद अपनी जड़ें फैला रही थी। बतदरीज शहर में चर्च की तरसील और तकसीम के बेशतर कारोबार पर हमारी इजारादारी कायम हो गई। जेरे जमीन दुनिया में हमारे नामों की दाग बैठ गई और मंडी के हरीफों ने समझ लिया कि हमारा रास्ता काटने वाला अपनी गर्दन न बचा सकेगा। वक्त गुजरता रहा, तंजीम तरक्की करती रही। फिर मेरे हाथों पहली बार तिजारती पैमाने पर हीरोइन की फरोख्त की मुहिम के आगाज के लिए मुफ्त पुड़ियां शहर में तकसीम हुई और वक्त को पर लग गए। सैकड़ों से शुरू होने वाला काम करोड़ों को रौंदने पर आमादा हो गया। इसी के साथ एतमाद और मनसब भी मिलता चला गया। लेकिन तंजीम में शिरकत की पहली शाम से खुली बगावत के आखिरी लम्हे तक बार बार यही हकीकत सामने आती रही कि A2 तंजीम का मुख्तारे कुल था। इसका हर फैसला अटल और नाकाबिले तनसीख होता था। लेकिन वो A2 क्यों कहलाता था, A1 क्यों नहीं था? अपने कोड के इंतखाब में उसने दूसरे दर्जे का हिंदसा क्यों पसंद किया था? मुझे इन सवालात का जवाब कभी
भी न मिल सका और अब फिर जहन में इन्हीं सवालात की तकरार हो रही थी। अगर वो माफिया या इसी जैसे किसी बैनुल अक़वामी गिरोह का जाल था तो यकीनन A2 यानी तोकीर किसी A1 को जवाब देता, और ये जरूरी नहीं था कि A1 हर वक्त उस पर मुसल्लत रहता हो। वो ना जाने तोकीर जैसे कितने मुकामी सरबराहों पर बालादस्ती रखता हो। जदीद तरीन मवासलाती राब्ते और नित नए हिफाजती इंतजामात तोकीर या तस्वीर की बंजर खोपड़ी से हरगिज जन्म नहीं ले सकते थे। मैं जिस कदर सोचता रहा इसी कदर ये ख्याल मुस्तहकम होने लगा कि तोकीर को हाँकने वाला कोई और ही था जो काबिल रश्क मालूमात और जहनी सलाहियतों का मालिक था। जब तक मेरे लिए A2 की जात एक सरबस्ता राज बनी रही, मैं इस मौजू पर खुलकर ना सोच सका। हर तरीकाकार और हर फैसले की खूबी A2 से मंसूब करता रहा, लेकिन तोकीर का राज खुल जाने के बाद मेरे लिए A2 से आगे सोचना नागजीर हो चुका था। वो कौन था, क्या कहलाता था, इसका ठिकाना कहाँ था, इसका तरीकाकार क्या था। वो मरा। अचानक सुल्तान शाह ने मुसरत अमेज नारा लगाया और फिर मैंने भी मोड़ पर टीलों की ओट से आने वाली रोशनी का इनेकास देख ही लिया। गालबन मुखालफ सिमत से कोई गाड़ी हमारी तरफ आ रही थी। अगरचे गाड़ी अभी तक नजर नहीं आई थी, ना उसके इंजन की गूंज सुनाई दे रही थी, लेकिन इसके ताकतवर हेडलैंप्स का इनेकास इस अंधेरी रात में बहुत उम्मीद अफजा था। आओ, मैंने फुर्ती से सड़क की दूसरी जानब होते हुए कहा, इस कार से हर कीमत पर लिफ्ट लेनी होगी, वरना इस गैर मसरूफ सड़क पर हम सारी रात ही पैदल चलते रहेंगे। लेकिन सड़क क्यों पार कर ली तुमने? सुल्तान शाह ने चिल्लाए हुए लहजे में कहा। इसी तरफ जाड़ियों के साथ साथ चलते रहते तो कौन सी क़यामत नाज़िल हो जाती। खोपड़ी ठंडी रखो, मैंने उसका शाना थपथपाते हुए कहा। एक मुहिम से खदशे की बिना पर एहतियाती कदम उठा बैठा तो इस पर चिरागपा होने की जरूरत नहीं। मेरी खोपड़ी ठंडी ही है, वो चिड़चिड़े लहजे में बोला, लेकिन ये एहतियात मेरी समझ से बालातर है कि खुद झाड़ियों और जंगल का रुख छोड़कर तुम इधर खुले मैदान की तरफ आ गए हो। कोई बुरी घड़ी आ ही गई तो सड़क पार करके जंगल तक पहुंचने की मोहलत भी मुश्किल ही से मिल सकेगी। इसे खुला मैदान न कहो, मैंने उसे चिढ़ाने के अंदाज में कहा। हर तरफ छोटे बड़े टीले बिखरे हुए हैं तो बवक्ते जरूरत हमारे लिए पनाहगाह साबित हो सकते हैं, लेकिन लिफ्ट लेने का वक्त आते ही तुम्हें खतरे की क्या सूझ गई? इब्तदा उसने जिल्लाए हुए लहजे में की थी, दरमियान ही में इसका लहजा बेजान हो गया। फिर वो कदरे तवक्कुफ के बाद बोला, ओह, तो क्या तुम्हें शुबा है कि आने वाली गाड़ी में हमारे दुश्मन भी मौजूद हो सकते हैं? एक इम्कान है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंने सोचते हुए कहा, ये सड़क ऐसी नहीं कि इधर से ज्यादा ट्रैफिक गुजरता हो। मौजूदा हालात में हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। तो तुम इस कार से लिफ्ट नहीं लोगे? उसने आगे देखते हुए कहा, जहां रोशनी का इनेकास तेज जरूर हो गया था, लेकिन आने वाली गाड़ी सामने नहीं आई थी। अलबत्ता उसके इंजन की हल्का सा शोर सुनाई देने लगा था। इस शोर की आवाज की बिना पर क्यास किया जा सकता था कि आने वाली सवारी कार नहीं बल्कि कोई बड़े इंजन वाली लारी वगैरह हो सकती थी। लिफ्ट ना ली तो हमसे बड़ा अहमक कोई नहीं होगा। कम अज कम मैं तो सारी रात पैदल चलने के मूड में नहीं हूँ। अगर वो दुश्मन ही हुए तो हमें देखते ही गोली मार देंगे। हमने इन्हें काफी ज़िक पहुंचाई है। बस ये हो सकता है कि हमारी असलियत जानने के लिए वो हमें हलाक करने के बजाय फिलहाल जख्मी करने पर ही इक्तफा करें। इन पर इन्हीं का हरबा आजमाएंगे। मैंने एक खाड़ीदार टीला नजर आते ही उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, जिस तरह इन्होंने टायर नकारा करके हमें रुकने पर मजबूर किया था, इसी तरह हम भी कार्रवाई करेंगे। एक बे आवाज रिवाल्वर हमारे पास भी मौजूद है। फायर बे आवाज ही सही, लेकिन शोला तो अगली निशिस्त वालों की निगाह से ना छुप सकेगा। ये जगह मुनासिब रहेगी। मैंने टीले की आड़ में पोजीशन लेते हुए कहा, ये मैं अगले टायर को निशाना बनाने की हमाकत नहीं करूंगा। ये जगह भी ऐसी है कि आगे बढ़ने के बाद भी वो हमें ना देख सकेंगे। मेरा इरादा पिछले टायर को निशाना बनाने का है। इन्हें जेर करने के बाद गाड़ी पर कब्जा किया जा सकता है। अगर आने वाले गैर मुतल्लका लोग हुए तो टायर की तबाही को इत्तफाकी हादसा समझेंगे। इनके रद्द-ए-अमल का जायजा लेकर हम इत्मीनान से बाहर निकल सकेंगे और कोई माकूल कहानी सुनाकर लिफ्ट ले लेंगे। ये भी हो सकता है कि वो दुश्मन हो और टायर फटने पर खतरा बांप लें। ऐसी सूरत में वो रुकने की बजाय सफर जारी भी रख सकते हैं। पिछले टायर की तबाही ड्राइविंग पर ज्यादा असरअंदाज नहीं होती।
थी। अब तो इनके रद्दे अमल ही का इंतजार करना होगा। मैंने सड़क पर नजरें जमाते हुए कहा, ये बात फिर भी समझ में नहीं आ सकी कि तुमने सड़क क्यों अबूर की है। अगर वो मुखालिफ कैंप के आदमी हैं तो दूसरी तरफ फैला हुआ जंगल ही उनकी तवज्जो का मरकज होगा। वो सोच भी न सकेंगे कि हम उसे छोड़कर इधर टीलों में छुपे हुए हैं। ओह, वो आ रहे हैं। गाड़ी के हेडलैंप्स नजर आते ही वो इज़तरारी अंदाज में बोल पड़ा और साथ ही उसने अपना पिस्तौल भी संभाल लिया। जीप मालूम होती है। मैंने हेडलैंप्स के दरमियानी फासले और उनकी बुलंदी का जायजा लेते हुए कहा, रफ्तार भी खासी सुस्त है। खैर आने दो, देखा जाएगा, लेकिन मेरा इशारा मिले बगैर तुम फायर नहीं करोगे। मैं साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर का जायजा लेने लगा, जिसके चैम्बर में 5 गोलियां मौजूद थीं। मेरा अंदाजा था कि तसादम की नौबत आ ही गई तो वो 5 गोलियां खासी फैसला कुन साबित होंगी। इनके बाद मुझे अपने पिस्तौल पर इन्हिसार करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास खासी तादाद में फाजल राउंड मौजूद थे। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त मालूम होता है। वो अपने चिड़चिड़ेपन पर नादम सा नजर आने लगा। वो दुश्मन ही मालूम होते हैं। सुस्त रवि के साथ जायजा लेते हुए आ रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि पीछे दूसरी सिमत के टायर को निशाना बनाऊं ताकि इन्हें खतरे का एहसास हो भी जाए तो तवज्जो जंगल ही की तरफ मरकूज रहे। कामयाबी का दारोमदार तुम्हारे निशाने पर है, जो अमूमन बेखता होता है। इसके लबो लहजे से दबे दबे जोश का इजहार होने लगा था। वो यकीनी तौर पर तादाद में कई होंगे। इन्हें संभलने का मौका मिल गया तो सारी रात इसी वीराने में चांद मारी की मशक करते गुजर जाएगी। इस खुशफहमी में भी ना रहना। मैंने उसे मुतनब्बा किया, ये 100% गुरीला कार्रवाई होगी। पहले ही हल्ले में कामयाबी ना हुई तो बर्बादी हमें घेर लेगी। जरा भी चूक हुई तो थोड़ी ही देर में चप्पे चप्पे से इनके आदमी उगल पड़ेंगे। इस इमारत में हिफाजती इंतजामात के लिए कोई निजी फौज भी पल रही हो तो मुझे हैरत ना होगी। जीप इस नीम पुख्ता सड़क पर उछलती लहराती आगे बढ़ी आ रही थी। इंजन के शोर और रफ्तार से अंदाजा हो रहा था कि उसे शायद 4 व्हील ड्राइविंग गियर में चलाया जा रहा था। हालांकि इस सड़क पर इस मखसूस गियर की चंदा जरूरत नहीं थी। शायद आने वालों का ये मुद्दा रहा हो कि सुबह होते ही जीप को बिला तामल कच्चे रास्ते या जंगल में उतारा जा सके, क्योंकि इधर का रुख करते ही आम गियर यकीनी तौर पर नकारा हो जाता है। यूं ही मुझे महसूस हुआ कि अब किसी भी हचकोले के साथ जीप के हेडलैंप्स की रोशनी हमारी तरफ भी पड़ सकती है। तो मैं बे आवाज रिवॉल्वर संभाल कर खाड़ी में दुबक गया। रात के सन्नाटे में गाड़ी का शोर गूंजता रहा। इसी के साथ मेरे असाब पर तनाव तारी होने लगा। आखिरकार वो मुहीब मशीनी शोर बिल्कुल करीब आ गया और रोशनी की चादर तैरती हुई आगे बढ़ गई। मैंने खाड़ी में से सर उबार कर देखा तो जीप का हिबला रोशनी के अकब में बढ़ा जा रहा था। खुली हुई जीप में निशिस्तों पर 4 इंसानी हिबले विराजमान थे। मैंने कोई लम्हा जाया किए बगैर रिवॉल्वर की नाल सीधी की और जीप की दाहिनी टेल लाइट के सहारे अकबी टायर का निशाना लेकर फायर कर दिया। घोड़ा चलने का धीमा सा खटका हुआ। मेरा हाथ को झटका लगा और बे आवाज शोला निशाने की तरफ तैर गया। मैं फौरन कमीगा में दुबक गया और उसी लम्हे फजा टायर फटने के पुरशोर धमाके से गूंज उठी। सुल्तान शाह ने इस्तरारी तौर पर मेरा शाना दबाकर पहली कामयाबी की मुबारकबाद दी, मगर मेरे कान तब्दीलियों पर मरकूज थे। धमाका होते ही जीप की आवाज बदलने लगी। फिर शायद जीप रोक दी गई, लेकिन इसका इंजन बदस्तूर चलता रहा। ये कैसे फट गया? इंजन के शोर पर हावी एक करख्त और तहैयर अमेज आवाज सुनाई दी। जवाब में किसी ने नहायत हद तक अमेज अंदाज में टायर फटने का तल्लक माजी करीब में सवाल करने वाले की किसी बुजदिली से कायम कर दिया। बकवास मत करो सैदे, किसी तीसरे ने गुर्राकर तबसरा करने वाले को फटकारा। देखना ये है कि टायर इत्तफाकन फटा है या ये किसी की शरारत है। इस लम्हे इंजन बंद कर दिया गया और आवाजें वाज़ेतर हो गईं। शरारत क्या हो सकती है? फायर ही किया होगा ना किसी ने, लेकिन हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी। बोलने वाले के लहजे से जाहिर हो रहा था कि वो अपने साथियों से अपनी राय की तायद का ख्वाहा है। आवाज बेशक नहीं सुनी, लेकिन टायर सब नए हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि इन दोनों के पास भी बे आवाज असलहा हो? इस बार शायद जीप चलाने वाले ने रायजनी की थी। एक तवील गराहट उभरी। दाहिना टायर फटा है। अगर ये बदमाशी ही है तो वो ज्यादा दूर न निकले होंगे। जितनी देर में हम जंगल
जानकर लौटेंगे, ये टायर बदल लेगा। क्यों, अकेले बदल लोगे ना? हाँ हाँ, तुम जल्दी करो, वो दूर निकल गए तो फिर रात काली होगी। वही पहली आवाज सुनाई दी और फिर कई दौड़ते हुए कदमों की आवाज नीम पुख्ता सड़क पर गूंजती हुई कच्ची जमीन में मादूम हो गई। मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान शाह ने भी सर उबारा था। जीप की रोशनियां गुल थी और उसके पीछे एक तनुमंद साया शायद जैक और वहील पाना तलाश करने में मसरूफ था। मैंने दाहिनी तरफ सर घुमाया तो जंगल में मुख्तलिफ मुकामात पर 3 मुतहरक रोशनियां नजर आईं। वो लोग हैरतनाक सूरत के साथ उधर काफी दूर तक फैल चुके थे। ये बुरा हुआ, सुल्तान शाह मेरे कान के नीचे मिनमिनाया। वो सड़क पर बैठकर टायर बदलेगा, उसकी नजर हम पर पड़ सकती है। बायां टायर होता तो वो कच्चे में बैठकर जैक लगाता और हम बेखबरी में पुश्त से उसे काबू में कर लेते। बाहर निकलने की जरूरत ही क्या है, मैंने सरगोशियाना लहजे में कहा। इंतजार करते रहो, टायर तब्दील हो जाए तो एक गोली उसके नाम की भी सही। अभी बे आवाज रिवाल्वर में 4 गोलियां मौजूद हैं। इसके साथियों को पता भी न चल सकेगा कि इसका क्या हशर हुआ। मैं इस पर गोली चलाने के खिलाफ हूँ। दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा लिबास ठीक ठाक है, मेरे कपड़ों पर खून के खासे धब्बे हैं। लिबास तब्दील किए बगैर मैं होटल का रुख न कर सकूंगा। मैं उसे ताकत के बल पर जेर करना चाहता हूँ ताकि उसका लिबास दागदार न हो और मेरा मसला भी हल हो जाए। ओह, मैं बेइख्तियार एक गहरा सांस लेकर रह गया क्योंकि उसकी बात बहुत माकूल थी। फिर तुम्हें पीछे से घूमकर जाना होगा। बेहतर ये होगा किसी चौपाए की तरह छुपते हुए वहां जाओ। मैं यहीं मोर्चा संभाले रहूंगा। गड़बड़ हुई तो तुम्हारी मदद कर सकूंगा। वो खासा फुर्तीला नजर आता है, टायर जल्द ही बदल लेगा। बस मैं निकलता हूँ, सुल्तान शाह ने कहा और घुटनों और हथेलियों के बल जमीन पर झुककर चलता हुआ टीले की ओट से निकलकर जीप की मुखालिफ सिमत में हो लिया। इस टीले की ओट में रहते हुए मैं बेखौफो खतर जीप और टायर बदलने वाले पर निगाह रख सकता था, लेकिन अपनी कमीगाह से निकलने के बाद इसकी निगाहों में आने का खतरा था। लिहाजा मैं एक तरफ दुबका सड़क की दूसरी जानब किसी चौपाया इंसान के ज़हूर का इंतजार करने लगा। शायद सुल्तान शाह जरूरत से कुछ ज्यादा ही मोहतात था क्योंकि तकरीबन 5-6 मिनट बाद मैंने एक तारीक इंसानी हेबला जीप के ऐन मुकाबल झाड़ियों से नमूदार होते देखा। शायद सुल्तान शाह सड़क अबूर करने के बाद किनारे किनारे खुद रो झाड़ियों में छुपता हुआ वहां पहुंचा था और इस तरह उसने अपनी हथेलियों को गैर जरूरी मुशक्कत से बचा लिया था। मेरे देखते ही देखते वो झुका और चुपाए की पोजीशन लेकर तेजी से सड़क अबूर करने लगा। इस वक्त जीप का ड्राइवर टायर तब्दील करने के बाद नट लगाने में इतना मुनहमिक था कि उसे अकब से आई हुई मुसीबत का एहसास तक न हो सका। सुल्तान शाह इससे चंद फुट दूर दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हो गया। इसका दाहिना हाथ सर से बुलंद हुआ और खटाक की आवाज सुनते ही मैं फरेरी लेकर रह गया। शायद सुल्तान शाह ने पूरी कुव्वत से अपना पिस्तौल का आहनी दस्ता ड्राइवर के सर पर रसीद किया था। इसके हलक से एक मुख्तसर सी बेमानी आवाज निकली और वो वहीं ढेर हो गया। मैंने फौरन ही अपनी जगह से दौड़ लगा दी। सुल्तान शाह अपने शिकार को सड़क से एक तरफ घसीट रहा था। तुम इसके कपड़े उतारो, मैं नट कसता हूँ, मैंने वहील पाना संभालते हुए कहा। अपना लिबास रास्ते में बदल लेना, इसके साथियों के लौटने से पहले यहाँ से भाग लो वरना ये मौका जाया हो जाएगा। बमुश्किल 3 मिनट बाद मैंने उछलकर ड्राइविंग सीट संभाली और इंजन स्टार्ट करके जीप आगे बढ़ा दी। सुल्तान शाह अपने शिकार के जिस्म से उतारे हुए कपड़े लेकर अकबी निशिस्त पर बैठ चुका था। जीप चौथे गियर में डालते हुए मैं डैशबोर्ड से आने वाली एक आवाज सुनकर चौंक पड़ा। इतनी देर में सुल्तान शाह भी लिबास बदल चुका था, लिहाजा वो भी उछलकर मेरे बराबर वाली सीट पर आ गया। कैसी आवाज थी ये? इसने अपने गिरेबान के बटन लगाते हुए सवाल किया। SO कॉलिंग डोली ओवर। कदरे तवक्कुफ के बाद वही मदम आवाज दोबारा उभरी तो इस बार मतवज्जो होने के बायस मफहूम पल्ले पड़ गया और उसी के साथ खाने में रखा हुआ दस्ती ट्रांसमीटर भी नजर आ गया जिस पर रोशनी नन्हे से सुरख बल्ब से जाहिर हो रहा था कि ऑपरेटस मुसलसल ऑन था। मैंने ऑपरेटस उठाकर आवाज कदरे बढ़ा दी क्योंकि वो आला मेरे लिए नया नहीं था। इस किस्म का सिग्नल फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर काफी अरसा मेरे और राजा सिकंदर अली के दरमियान जेरे इस्तेमाल रहा था। पैगाम आ रहा
था, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि वो जीप पर आने वालों में से किसी के लिए होता। न जाने इस किस्म के कितने ऑपरेटर्स भैया को वक्त देरे इस्तेमाल थे। न जाने ये डोली कौन है। मैं आहिस्ता से बुड़बुड़ाया। डैशबोर्ड की रोशनियों के एनकास में सुल्तान शाह के चेहरे पर हैरत के आसार नजर आए। तुम्हारी आवाज दूसरी तरफ सुनी नहीं गई होगी। इस वक्त ये आला सिर्फ पैगाम वसूल कर रहा है। जब तक इसका ये बटन न दबाया जाए हमारी आवाज दूसरी तरफ नहीं सुनी जा सकेगी। SO कॉलिंग ड्यूटी रूम ओवर। ऑपरेटर्स पर नया पैगाम सुनते ही मुझे खामोश होकर इधर मतवज्जो हो जाना पड़ा। डोली से मायूस होने के बाद वही आवाज ड्यूटी रूम को कॉल कर रही थी। ड्यूटी रूम ऑनलाइन ओवर। लहजा भर के बाद ऑपरेटर्स पर नई आवाज सुनाई दी। हम इन दोनों की तलाश में जंगल के पीछे गश्त पर थे कि स्पॉट 4 से जरा आगे हमारी जीप का एक टायर धमाके से फट गया। SO कह रहा था हमें किसी फायर या शरारत के आसार नहीं मिले, लेकिन मैंने डोली को टायर तब्दील करने के लिए छोड़कर करीबी इलाका देख डालने का फैसला कर लिया। इस वक्त हम तीनों अंदर घुसे हुए हैं, लेकिन मेरी बार बार की कोशिशों के बावजूद डोली की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ओवर। शायद तुमने जंगल में दाखिल होकर बदतरीन गलती का इर्तिकाब किया है। दूसरी तरफ से कहा गया हमारे 2 आदमियों की लाशें मिली हैं। एक का बेआवाज रिवाल्वर भी गायब था। शायद तुम्हारी जीप पर वही आजमाया गया होगा। फौरन वापस लौटो और डोली के बारे में इतला दो। बॉस नाकामी पर बहुत बरहम है। ओवर। मैं लौट रहा हूँ। SO की आवाज सुनाई दी। अगर वो दोनों जीप पर सवार हो गए हैं तो हो सकता है कि ये गुफ्तगू सुन रहे हों। अब मैं तुम ही से मुखातब हूँ। जीप फौरन छोड़ दो, वरना इसमें ऐसा निजाम नस्ब है कि हर बार इंजन स्टार्ट करने के 60 सेकंड के अंदर एक मखसूस बटन न दबाया जाए तो एक खुद कार मैकेनिज्म हरकत में आ जाता है। इंजन स्टार्ट करने के सिर्फ 10 मिनट बाद पूरी जीप एक हौलनाक बारूदी धमाके से उड़ जाएगी। तुम्हें जो कुछ कहना है स्याह बटन दबाकर कह सकते हो। बात पूरी करने के बाद बटन छोड़ देना। ओवर। SO का वो पैगाम सुनकर सुल्तान शाह परेशान हो गया। बस यहीं रोक लो, वो बेताबाना अंदाज में अपनी रेस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए बोला। 10 मिनट तो हो लेने दो, अभी तो हमें चले 3-4 मिनट भी न हुए होंगे। मैंने इसकी घबराहट से लुत्फ अंदोज होते हुए पुरसुकून लहजे में कहा। तो फिर वही बटन तलाश करो जिसे दबाने से धमाका का खतरा टल जाता है। अब वो भी बेसूद है। उसे इंजन स्टार्ट करने के 1 मिनट के अंदर अंदर दबाना जरूरी होता है। मैंने उसे याद दिलाया, फिर कदरे तवक्कुफ के बाद बोला सुकून से बैठे रहो। ऐसे लोगों के लिए ऐसे इंतजामात बहुत सहल हैं, लेकिन इस वक्त ये महज गीदड़ बबकी है। हमारी राह रोकना चाहते हैं। SO को अचानक हमसे हमदर्दी क्यों हो गई? इनके नुक्ता नजर से सोचो तो हम जिंदा हाथ न आ सके तो हमारा मर जाना ही बेहतर है, और वो हमें जिंदा रहने का गुर बता रहा है। इन लोगों को तुम ही समझते हो, मैं तो बस तुम्हारे साथ हूँ। इसने थके हुए लहजे में कहा। तंजीम में बॉस का लफ्ज पहली बार सुना है। पता नहीं ये कौन जाते शरीफ है। कोई भी हो, लेकिन ये SO बहुत चालाक आदमी है। सुल्तान शाह ने तारीफी लहजे में कहा। ये अंदाजा कैसे लगा लिया तुमने? ड्यूटी रूम से बात होते ही इसने अंदाजा लगाया कि हम सारी बातें सुन रहे होंगे। इसने दिल ही दिल में इसकी कम फहमी पर हंस दिया। बड़ी मामूली बात है। ये ऑपरेटर्स बहुत से लोगों के पास होंगे। हंगामी हालात में इन्हें हर वक्त ऑन रखा जाता है। जिस किसी को बात करना हो वो बटन दबाकर अपना कोड बताते हुए मतलूबा आदमी को पुकारता है। ये पैगाम हर एक अपने ऑपरेटर्स पर सुनता है और मतलूबा आदमी जवाबी सिग्नल देता है। वो भी हर ऑपरेटर्स पर सुना जाता है। उसे मालूम था कि डोली का ऑपरेटर्स ऑन है, और अगर जीप हमारे कब्जे में है तो हम सारी गुफ्तगू सुन रहे होंगे। ये तो बड़ी सीधी सी बात है। वो झींपे हुए अंदाज में, हंसा तुम बात करोगे इससे? जरा चकमा दूंगा इन्हें, देखना ये है कि ये बास कहाँ से पैदा हो गया। ये कहते हुए मैंने इग्निशन ऑफ कर दिया ताकि गुफ्तगू के दौरान इंजन का शोर न सुनाई दे, लेकिन जीप अपने जोर में बेआवाज सड़क पर बढ़ती रहे। डोली नंबर 2 कॉलिंग ड्यूटी रूम ओवर। मैंने पैगाम नशर किया। ड्यूटी रूम रिसीविंग। शायद तुम इन ही दोनों में से एक हो जिनकी तलाश जारी है। ओवर। हाँ, मैंने जीप छोड़ दी है। मेरा दूसरा साथी लापता है। इसके बारे में मैं तुम्हारे बॉस से बात करना चाहता हूँ। ओवर। मैंने अंधेरे में सुल्तान शाह को आंख मारते हुए कहा।
बॉस से राब्ता होना मुश्किल है, तुम्हारा पैगाम पहुंचा दिया जाएगा। ओवर, मेरी बात सिर्फ उसी से हो सकती है। ओवर, मैंने खुश्क लहजे में कहा। मैं मालूम करता हूँ, थोड़ी देर इंतजार करो। ओवर, मैंने एक बेहतरीन पनाहगाह तलाश कर ली है। ओवर, मैं चाहता हूँ ज्यादा देर इंतजार न कर सकूंगा। ओवर, तुम इस वक्त कहाँ से बोल रहे हो? ओवर, सवाल किया गया। फिलहाल मुंह से बोल रहा हूँ, गैर जरूरी बातों में वक्त जाया न करो। अगर तुम्हारा बॉस बात नहीं करना चाहता तो ये ऑपरेटस मेरे लिए बेसूद है। मैं इससे छुटकारा पाकर अपनी राह लूंगा। मुझे जल्द अज जल्द तुम्हारा जवाब चाहिए। 3 मिनट में कॉल न किया तो मैं ये ऑपरेटस तबाह कर दूंगा। ओवर, शायद तुम्हें अपने साथी से हमदर्दी नहीं है। दूसरी तरफ से कहा गया, मैं 3 मिनट में कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बताओ कि तुमने जीप छोड़ दी है या नहीं? छोड़ दी है तो अब कहाँ हो? ओवर, शायद तुम्हारे कान खराब हैं, वरना तुम भी अंदाजा कर सकते थे कि इस वक्त जीप के इंजन का शोर मफकूद है। एक खतरे से वाकिफ हो जाने के बावजूद उसे गले से लटकाए रखना मेरे असूल के खिलाफ है। मैं इस जीप से बहुत दूर एक ऐसी पनाहगाह में मौजूद हूँ जहाँ तुम्हारे आदमी क़यामत तक मेरा सुराग न लगा सकेंगे। ओवर, तुम जहाँ हो वहीं ठहरो, मैं बास को तलाश करता हूँ। ओवर एंड ऑल। मैंने गुफ्तगू खत्म होते ही दोबारा रेंगती हुई जीप का इंजन स्टार्ट किया और गेयर डालकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। तुम क्या करना चाह रहे हो? सुल्तान शाह ने उलझन अमेज लहजे में सवाल किया। मुहज, इन्हें उलझा रहा हूँ। हम आराम से होटल पहुंचकर सो जाएंगे और इनके आदमी सारी रात हमें वीराने में तलाश करते और भटकते रहेंगे। वो तो जाहिर है, लेकिन मेरा सवाल ट्रांसमीटर के बारे में था। क्या तुम वाकई इसे तबाह कर दोगे? क्या मैं इसी कदर अहमक नजर आता हूँ तुम्हें? मैंने शगुफ्ता लहजे में सवाल किया। मैं तो इन्हें ये जताना चाह रहा था कि मेरे नजदीक इन चीजों की कोई वक़्त नहीं है और इसे साथ लेकर फिरने के बजाय मैं इसे तबाह करने को तरजीह दूंगा। इस तरह शायद वो इस ऑपरेटस का इस्तेमाल तर्क न करें और हम इनके बारे में मालूमात हासिल करते रहें। हाँ, ये बात तो है, इस पहलू पर मैंने गौर ही नहीं किया था। वो हमें धोखा देना चाहते हैं और तुम इन्हें बेवकूफ बना रहे हो। मेरी वजाहत पर सुल्तान शाह खुश हो गया। रात के सन्नाटे में जीप आगे बढ़ती रही। वो रास्ता मेरे लिए बिल्कुल गैर मारूफ और अजनबी था, लेकिन मैं मुसलसल इसी नीम पुख्ता सड़क पर ड्राइविंग करता रहा और आखिरकार हमें शहरी आबादी के आसार नजर आने लगे। इस दौरान में सुल्तान शाह खासा मुस्तरब रहा था। इसकी निगाहें बार बार अपनी रेस्ट वॉच का जायजा ले रही थी, लेकिन मैं इस बारे में खामोश ही रहा। वैसे मुझे अंदाजा था कि वो वक्त के हवाले से 2 बातों का मुंतजर था। अव्वल तो उसे 3 मिनट की मुद्दत गुजरने के बाद ड्यूटी रूम से पैगाम मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वो वक्त खामोशी से गुजर गया। इसके बाद सुल्तान शाह ये देखना चाहता था कि जीप का इंजन स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद क्या होता है, लेकिन इस बारे में भी उसे मायूसी का सामना करना पड़ा और इसके चेहरे पर झुंझलाहट के आसार नजर आने लगे। मगर मैंने सख्ती के साथ अपनी जुबान बंद ही रखी। क्या मेरी अक्ल में बोस भरा हुआ है? आबादी के दरमियान एक सड़क से गुजरते हुए इसकी गुसीली आवाज उभरी तो मैं बुखला गया। इसकी तरफ देखा तो वो मुझे घूरे जा रहा था। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही सुल्तान शाह, मैंने नरम और तहम्मुल अमेज लहजे में कहा। तुम कहो या ना कहो, लेकिन रवैये से यही जाहिर होता है। इसकी आवाज से गुस्से से ज्यादा जिल्लाहट अयां थी। मैंने पल भर में अपने दिल ही दिल में गुजरे हुए रवैये और कहे हुए अल्फाज का जायजा ले डाला, लेकिन अपनी कोई गलती दरियाफ्त न कर सका। फिर भी इसकी दिलजोई की खातिर मैंने मादरत ख्वाहाना लहजा इख्तियार करते हुए कहा, मैंने दानिस्ता तुम्हारी दिल आजारी की कोशिश नहीं की सुल्तान शाह। ना दानिस्तगी में कुछ हो गया हो तो मैं माफी चाहता हूँ। ओए, माफी को गर्क करो। वो यक बयक अपने कबायली कौल में सिमट गया। ये बताओ कि एक बात तुम भी सुनते हो, मैं भी सुनता हूँ। तुम फौरन झूठ को पकड़कर सही नतीजे पर पहुंच जाते हो और मैं धोखा खा जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है? मेरे मगज में कहाँ खराबी है? इसकी वजाहत सुनकर मेरे जहन से एक बड़ा बोझ हट गया। ये मगज की खराबी नहीं, तजर्बे की कमी है। मैं इन्हें और इनकी राग राग को मुद्दत से जानता हूँ। तुम्हारे लिए ये लोग नए हैं। मैं एक एक सेकंड गिन रहा था कि कब 10 मिनट पूरे होते हैं और जीप धमाके से उड़ती है। वो मेरी बात काट कर तलख लहजे में बोला, मगर कुछ भी ना हुआ। सारा इंतजार गारत हो गया। मैं जेरे लब मुस्कुराकर रह गया। ऊंची आवाज में हंसता तो
वो मुझे ही फाड़ खाने को दौड़ पड़ता। कुछ हो ही जाता तो इस वक्त हम दोनों यूं बातें करने के लिए जिंदा न होते। मालूम होता है कि इस वक्त तुम्हारे ज़हनी रो कुछ बहकी हुई है। इसके बाद वो कुछ न बोला, उसे यूं चुप लगी जैसे इसने अपनी गलती का एहसास करके सिरे से जुबान न खोलने का फैसला कर लिया हो। शहर के ऐसे हिस्से में दाखिल होने के बाद जहां से मुझे सवारी मिलने की उम्मीद थी, मैं जीप से जान छुड़ाने के इम्कानात पर गौर कर ही रहा था कि अचानक ऑपरेटर्स पर पैगाम सुनाई देने लगा। हेलो डोली नंबर 2, ड्यूटी रूम कॉलिंग ओवर। मैं खामोशी से ड्राइव करता रहा। मैंने उसे दोबारा राब्ते के लिए 3 मिनट की मोहलत दी थी और वो पैगाम कमोबेश 15 मिनट बाद सुनाई दिया था। मेरा ख्याल था कि मुझसे वक्त लेने के बाद इस इमारत से मेरी और जीप की तलाश में कोई दूसरी गाड़ी जंगल के पार नीम पुख्ता सड़क की तरफ भेजी गई होगी। इस दौरान में इन लोगों ने बाहमी पैगाम रसानी के लिए भी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल तर्क किए रखा था ताकि मुझे इनकी हिकमत अमली और सरगर्मियों का अंदाजा न हो सके। फिर जब तलाश की मुहिम नाकाम हो गई और जीप का कहीं सुराग न मिल सका तो इन्होंने ऑपरेटर्स पर दोबारा मुझसे रजू करने का फैसला कर लिया। इस आले पर 3 बार वही पैगाम मनो अन दोहराया गया। चौथी बार इसमें ये इजाफा भी कर दिया गया कि इनका बॉस मुझसे गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन मैंने हर पैगाम को नजरअंदाज कर दिया। इस दौरान में सुल्तान शाह किसी पत्थर के बुत की तरह लातलकाना अंदाज में बैठा विंड शील्ड के पार सड़क को घूरता रहा। तुम्हारा क्या ख्याल है, इस कॉल का जवाब दूं या ना दूं? मैंने जमूद तोड़ने की नीयत से इससे सवाल किया। पता नहीं, इसने बर्राई हुई आवाज में कहा। आज की रात मुझे माफ रखो, मेरी खोपड़ी में शायद बर्फ जम गई है। मैं कोई ढंग का मशवरा ना दे सकूंगा। जीप को गायब पाकर वो लोग समझ चुके होंगे कि जीप छोड़ने के मामले में मैंने गलत बयानी से काम लिया था, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता था कि मैं पहली बार इंजन स्टार्ट करने के बाद से ठीक 10 मिनट तक इंतजार करता रहा, लेकिन जब एसओ के बयान के मुताबिक कोई धमाका न हुआ तो दोबारा जीप ले भागा। मैंने दूसरी बात ऑपरेटर्स के बारे में कही थी कि 3 मिनट तक जवाब न मिला तो उसे तबाह कर दूंगा। मेरे लिए पैगामात नशर करके शायद वो यही अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने ऑपरेटर्स तबाह कर दिया था या इस पर बदस्तूर इनकी गुफ्तगू सुन रहा था। मुतअद्दिद कोशिशों के बाद भी मैंने कोई जवाब न दिया तो ऑपरेटर्स पर खामोशी छा गई और मैं यकसोई के साथ किसी ऐसी जगह की तलाश में मसरूफ हो गया जहां जीप से पीछा छुड़ाने के बाद दूसरी सवारी आसानी से मिल सके। कमरे में मुकम्मल तारीकी का राज था। हम दोनों होटल के एक ही कमरे में मुकीम थे। मेरा अंदाजा था कि सुल्तान शाह रोशनियां बुझाने के बाद फौरन ही सो गया था, लेकिन मेरी आंखों में दूर तक नींद का पता नहीं था। हम दोनों किसी दुश्वारी के बगैर होटल पहुंचे तो रात के 1:30 बजे का अमल था। खुर्दोनोश की ख्वाहिश सिरे से मौजूद ही नहीं थी। दूसरी तरफ सुल्तान शाह को मुसलसल चुप लगी हुई थी, लिहाजा हम दोनों खामोशी से लिबास तब्दील करके अपने बिस्तर पर दराज हो गए थे। जीप से हासिल होने वाला लासिल्की ऑपरेटर्स बदस्तूर आन था। इसे मैंने सराहने तुपाई पर रख लिया था, जहां घूर अंधेरे में चमकने वाला नन्हा सा सुरख बल्ब ऑपरेटर्स की सप्लाई आन होने का ऐलान कर रहा था। जीप में मुझसे राब्ता कायम करने की नाकाम कोशिशों के बाद दूसरी तरफ से मुसलसल सन्नाटा तारी था। जीप छोड़ने के बाद टैक्सी में सफर करते हुए मैंने ऑपरेटर्स मुख्तसर सी मुद्दत के लिए ऑफ कर दिया था ताकि टैक्सी ड्राइवर मेरी तरफ से शुबहात का शिकार न हो, लेकिन कमरे में पहुंचने के बाद मैंने उसे ऑन करते हुए इसका तफसीली जायजा भी ले डाला था, जिसके नतीजे में इंकशाफ हुआ कि वो लासिल्की आला अपने नशरियाती मरकज से 15 मील कुतर में कार आमद था। गो होटल तक वापसी के लिए हमने बहुत तवील सफर किया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि हम इस वक्त भी इस इमारत से किसी भी तरह 7-8 मील से ज्यादा दूर नहीं थे और मैं बेचैनी के साथ इस ऑपरेटर्स पर इन लोगों की गुफ्तगू सुनने का मुंतजर था। मेरी आंखों में दूर तक नींद का पता नहीं था, लिहाजा मैं सिगरेटें फूंक कर वक्त गुजारी कर रहा था। एशट्रे में तीसरे सिगरेट मसलने के चंद मिनट बाद मैंने चौथी सिगरेट सुलगाई तो अचानक ही सुल्तान शाह बोल पड़ा, कब तक सिगरेटें फूंकते रहोगे? तुम सो क्यों नहीं जाते? ओह, तो तुम भी जाग रहे हो। मैंने खुशगवार हैरत के साथ कहा, मैं दरअसल इनकी जानब से किसी रद्दे अमल का मुंतजर हूँ जो इस ट्रांसमीटर पर होने वाली गुफ्तगू से जाहिर हो सकेगा। इसने अपने सराहने लगा हुआ स्विच दबाकर नाइट लैंप ऑन कर दिया और मुसहरी से उठ गया। इस इमारत के पास हमारे साथ जो
जो कुछ हुआ, इससे तो साफ जाहिर है कि वो मुजरिमों का गढ़ है, लेकिन मैं अभी तक ये नहीं समझ सका कि A2 का वहाँ से तल्लक कैसे साबित किया जा सकता है। ये क्यों बोल रहे हो कि तुमने रमजान चाचा से मिलने वाले फोन नंबर के जरिए इस इमारत का सुराग लगाया था और वो नंबर इन्हें तस्वीर ने दिया था ताकि रमजान चाचा मुझसे मुठभेड़ होते ही उसे मेरी मौजूदगी से आगाह कर सकें। ऐसी सूरत में तो रमजान चाचा को भी खतरात लाहक हो सकते हैं, इसने पुरख्याल अंदाज में कहा। ये उसी वक्त मुमकिन है जब इन्हें शुबा हो जाए कि मैं इस इमारत के इतराफ में मौजूद था। सबसे अहम बात यह है कि हमें कोई कदम उठाने का मौका ही नहीं मिल सका और इमारत वालों ने हमारे खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। इन हालात में इस बात का तयन करना बहुत दुश्वार होगा कि घेरे जाने वाले कौन थे। फिर मैंने चौंक कर सवाल किया, गाड़ी तो हाथ से गई, अब इसका क्या करोगे? कुछ भी नहीं, जैसे आई थी वैसे ही चली गई, इसने बेपरवाही से कहा। लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने महज एतमाद की बिना पर वो गाड़ी तुम्हें दी थी, इसे चुराना इनका अपना फेल था। चोरी के बाद इन्होंने इस पर खासी रकम भी सर्फ की होगी। सैकड़ों मील का सफर तय करके वो यहाँ तक आए थे और तुमने इन्हें यकसर महरूम कर दिया। तफसील जानने के बाद वो मुझसे कोई मुतालबा नहीं करेंगे, कुछ रकम देना चाहिए तो मेरी इस हरकत को वो दोस्ती की तौहीन करार देंगे। ये ना सही वो किसी की दूसरी कार उड़ा लेंगे, वो खाली हाथ लौटने से तो रहे। अगर यही बात है तो क्यों ना इस कार के हवाले से पुलिस की तवज्जो इधर मबजूल करा दी जाए। बहरहाल वो कराची से चुराई गई है, पुलिस को इस चक्कर में ना डालो तो बेहतर है। मैं इसे लोगों को पूरी तफसील से आगाह कर दूंगा। हो सकता है कि वो कार हासिल करने में कामयाब हो ही जाएं। पुलिस दरमियान में आ गई तो कुछ भी ना हो सकेगा। वहाँ तो जिसने भी कार का रुख किया वो इनका निशाना बन जाएगा। मैंने कहा, वो लोग इतने बोधे नहीं हैं, खुद कोई राह निकाल लेंगे। हो सकता है कि वो बराह रास्त इसी फाटक पर पहुंचकर इमारत के मकीनों से दरियाफ्त कर बैठें कि वो कार वहां कब और कैसे पहुंची। अगर इन्होंने मालकाना अंदाज इख्तियार किया तो इस इमारत के मकीनों को बआसानी ये बावर करा सकेंगे कि वो दर हकीकत इनकी कार है जो चुरा ली गई थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।